कहानी के 7वें भाग को देखने से पहले कहानी के पिछले सभी भाग को ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। सौरभ दूर से ईसिया और आदित्य को हंसते हुए देखकर बोला, थोड़ी देर और मज़े ले लो, फिर बताता हूँ आज की सौरभ क्या करता है। आदि बोला, तुम बैठो, मैं खाना लेकर आता हूँ, वैसे भी सब लोग बिजी हैं। तब तक पीछे से अमन बोला, आदि बोला, हाँ क्या हुआ, ऐसे क्यों भाग रहे हो। अमन बोला, सिया समझा दो अपने हस्बैंड को, नहीं तो पिट जाएगा मेरे हाथ से। इसने वहाँ पर सबसे बोल दिया है कि मैं बैचलर हूँ और अब सब मेरे पीछे पड़े हैं। सिया ने आदि को देखा तो वो जल्दी से बोला, यार जो सच है वही तो बोल रहा हूँ, वैसे भी इंस्पेक्टर होकर लड़की से डरते हो। अमन बोला, मुझे नहीं चाहिए चंडाल चौकड़ी, तुम ही सबको रखो, और बाहर चला जाता है। सिया बोली, आदि ये क्या था। आदि बोला, तुम ये सब छोड़ो, मैं अभी बस 5 मिनट में आया, और सिया को बैठाकर खाने के स्टॉल पर चला जाता है। तो सौरभ आकर बोलता है, वैसे आज कुछ ज़्यादा ही हॉट लग रही हो। सिया ने सुना तो सर घुमाकर उधर देखा तो सौरभ हाथ बांधे खड़ा उसे ही घूर रहा था। सिया एक टेढ़ी स्माइल के साथ बोली, वही तो मैं भी सोच रही थी कि आखिर झिंगुर की आवाज़ कहाँ से आ रही है। अभी अभी पता चला कि वो तो मेरे पीछे ही छुप कर बैठा था। सौरभ बोला, कुछ ज़्यादा ही नहीं उड़ रही हो। सिया बोली, बेटा उड़ान तो मेरी पहले भी काफ़ी ऊंची थी, और अब तो तुम जानते ही हो क्या औकात है मेरी, तो कुछ रुक कर दिखाओ, तुम्हारी भी औकात तुम्हें पता चल जाएगी। सौरभ बोला, जिसके भरोसे उड़ रही हो ना, कुछ दिन बाद पता चल जाएगा कि वो क्या करता है, बोलकर जल्दी से दूसरी तरफ चला जाता है। सिया बोली, ओए रुक तो, मिलकर तो जा। आदि आते हुए बोलता है, कौन था। सिया बोली, कोई नहीं। आदि बोला, सिया कौन था। सिया बोली, सौरभ। आदि उठते हुए बोला, कहाँ गया साला कमीना, आज तो ये मेरे हाथ से नहीं बचने वाला है। सिया बोली, आदि वो कुछ नहीं करेगा, तुम शांत रहो। आदि बोला, ऐसे कैसे, अगर इस बार वो तुम्हारे सामने भी भटका ना तो जान ले लूँगा उसकी। सिया बोली, यार भूख लगी है मुझे, और तुम तो खाना लेने गए थे ना। तो आदि बोला, चलो सब लोग वहाँ बुला रहे हैं। तो सिया आदि के साथ सबके पास चली जाती है जहाँ सब लोग नाश्ता कर रहे थे। कुछ देर में सब नाश्ता करके मंडप में आकर बैठ जाते हैं और शादी शुरू हो जाती है। आदि सिया का हाथ पकड़े हुए बैठा था और सब कुछ बहुत ध्यान से देख रहा था। सिया उसके कंधे पर सर टिकाए आराम से बैठी थी। देखते ही देखते वक्त कब निकल गया पता ही नहीं चला। सुबह की 4 बजे शादी संपन्न हुई और पंडित जी ने रागिनी और आरव को सबका आशीर्वाद लेने को बोला। आदि ने देखा तो सिया सो चुकी थी, तो उसे गोद में उठाकर रागिनी के रूम में ले जाकर सुला दिया और वहीं बैठ गया। कुछ देर बाद उसे किसी ने बुलाया तो सामने से आ रही रूही को बोला कि जब तक वो ना आए रूही यहीं सिया का ध्यान रखे। बोल चला गया। अब विदाई का टाइम होने वाला था तो सारी लेडीज़ घर के लिए निकल गईं और रागिनी की फैमिली विदाई करने में बिजी हो गए। आधा घंटा बाद आदि आया तो सिया वहाँ थी ही नहीं। सोचा माँ के साथ घर चली गई होगी। कुछ देर बाद रागिनी की विदाई हुई और वो आरव के साथ कपूर मेंशन के लिए निकल गई। गाड़ी आदि ही चला रहा था और साथ में अमन भी बैठा था और पीछे आरव और रागिनी। आदि थोड़ा स्पीड में गाड़ी चला रहा था, उसका मन बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। अमन बोला, आदि क्या हुआ, इतना परेशान क्यों हो। आदि बोला, यार सिया का फ़ोन नहीं लग रहा है, भाभी के रूम में छोड़ कर गया, वापस गया तो वो नहीं थी। अमन बोला, वो सबके साथ घर चली गई होगी, तुम टेंशन मत लो। आदि बोला, होप सो। कुछ देर बाद गाड़ी घर के बाहर आकर रुकी। सब लोग बाहर नई दुल्हन के वेलकम के लिए खड़े थे। सिया कहीं नहीं दिखी तो आदि जल्दी से गाड़ी के बाहर निकला और शांति जी के पास जाकर बोला, माँ सिया कहाँ है। शांति जी बोली, तेरे साथ ही तो थी। आदि बोला, सिया घर पर नहीं है, मतलब आप लोगों के साथ घर नहीं आई है। शांति जी बोली, नहीं तो, हम लोग तो सोचे तेरे साथ आएगी। आदि अपना हाथ दीवार पर मारकर बोलता है, मैं अभी आता हूँ, और अपनी गाड़ी में आकर बैठ जाता है। अमन भी आकर दूसरी तरफ बैठ जाता है। आदि फुल स्पीड में गाड़ी चला रहा था, जहाँ उसने आने में आधा घंटा लगाया था अब बस 10 मिनट में होटल के बाहर गाड़ी रोककर अंदर भागा और महेश जी से पूछता है, रूही कहाँ है। तो वो उसे बताकर बोलते हैं, क्या हुआ बेटा। आदि बोला, अंकल आपने सिया को देखा। महेश जी बोले, नहीं तो क्या हुआ सिया को, कुछ देर पहले तो तुम्हारे साथ ही थी। आदि बोला, सौरभ कहाँ है। महेश जी बोले, वो तो अपने घर चला गया। तो आदि जल्दी से रूही के पास जाकर बोलता है, रूही सिया कहाँ है। रूही बोली, सिया दीदी तो सो रही थी, फिर मैं सौरभ भैया के साथ बाहर चली गई। आदि की आंखें गुस्से में आग उगल रही थी। अमन बोला, आदि शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा सिया को, हम मिलकर ढूंढ लेंगे उसे। महेश जी आते हुए बोले, क्या हुआ बेटा, इतना परेशान क्यों हो। आदि बोला, अंकल सौरभ से पूछिए वो इस समय कहाँ है। महेश जी बोले, बेटा लेकिन क्या बात है, तुम्हें सौरभ से क्या काम है।
आदि अपना हाथ दीवार से मारते हुए बोला, अगर उसने सिया को हाथ भी लगाया ना तो जान से जाएगा। आज कमीना साला हरामी का पिल्ला। अमन, उसका फ़ोन का लोकेशन देखो, मुझे पूरा यकीन है उसी ने कुछ किया है। महेश जी बोले, लेकिन आदि बेटा वो ऐसा क्यों करेगा? वो जानता है सिया तुम्हारी वाइफ है और उसने अपने आप को बदल लिया है। आदि बोला, आप उसका नंबर दीजिए और मुझे कुछ नहीं कहना है। तो महेश उसे सौरभ का नंबर देते हैं तो अमन उसे ट्रेस करने के लिए लगा देता है, लेकिन लोकेशन देहरादून ही दे रहा था। फ़ोन मिलाया तो स्विच ऑफ था। आदि जल्दी से बाहर निकल जाता है और अमन उसके पीछे जाता है कि अमन का फ़ोन बजता है तो वो फ़ोन उठाकर बोला, हाँ अंकल जी। बीरेन जी बोले, अमन, आदि और सिया कहाँ हैं? अभी तक घर क्यों नहीं आए? सब यहाँ उन्हें ही पूछ रहे हैं। अमन बोला, अंकल, सिया का किसी ने किडनैप कर लिया है और आदि यहाँ पागल हो रहा है। उसे शक है कि ये काम सौरभ ने किया है। बीरेन जी बोले, क्या? कैसे? और ये बात तुम मुझे अब बता रहे हो? सीसीटीवी चेक करो, मैं अभी आ रहा हूँ। और फ़ोन रख कर कमिश्नर से बात करके सारी बात बता देते हैं और गाड़ी लेकर होटल के लिए निकल जाते हैं। अमन ने सीसीटीवी चेक किया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि उसमें कुछ था ही नहीं। आदि को अब समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। कुछ देर में बीरेन जी आए तो आदि के पास आकर बोले, आदि, कुछ पता चला सिया कहाँ है? आदि बोला, नहीं, कुछ पता नहीं चल रहा। कहाँ लेकर गया? एक बार बस मिल जाए फिर बताता हूँ। बीरेन जी बोले, शांत हो जाओ, कमिश्नर से बात कर लिया है मैंने, बाहर के सारे रास्ते पर चेकिंग लगवा दिया गया है। आदि बोला, लेकिन पापा, सिया को किसी ने कुछ भी किया तो मुझे भी नहीं पता, मैं क्या करूँगा? बीरेन जी बोले, आदि, कोई कुछ नहीं करेगा, मैं महेश से बात कर रहा हूँ। और अंदर जाकर महेश जी से कुछ देर बात करके सौरभ के घर वालों से उसके दोस्तों का नंबर लेकर अमन को देकर बोले, ट्रैक करो कहाँ का लोकेशन शो कर रहा है। 5 मिनट बाद अमन देखते हुए बोला, आदि, ये नंबर चालू है और ऋषिकेश के रास्ते पर शो कर रहा है। आदि दौड़कर उसके पास आया और देखा तो उनके पहुंचने में काफ़ी टाइम लगने वाला था। बीरेन जी बोले, मैं कुछ करता हूं और कमिश्नर को नंबर देकर उन्हें इस लोकेशन और बंदे को ढूंढने के लिए बोलते हैं। कमिश्नर से बीरेन जी की जान पहचान थी तो वो जल्दी से मान गए। बीरेन जी बोले, थैंक यू सर, बस किसी तरह से आप मेरी बेटी को ढूंढ दीजिए। कमिश्नर बोले, हम पूरी कोशिश करेंगे, आप परेशान मत होइए, जल्द ही आपकी बेटी आपके पास होगी, बोलकर फ़ोन रख देते हैं। आदि बोला, पापा, हमें भी निकलना चाहिए। बीरेन जी बोले, हाँ, तुम गाड़ी निकालो, मैं शांति जी को कॉल करके बता देता हूँ, वो वहाँ का सब संभाल लें, किसी को कुछ पता न चले जब तक सिया सही सलामत ना मिल जाए। आदि बोला, ठीक है, बोलकर अमन के साथ गाड़ी के पास चला जाता है। इधर सिया को होश आता है तो हाथ पैर बंधा हुआ महसूस कर आंखें खोल देती है। सामने देखा तो सौरभ के साथ 2 और उसी के हम उम्र लड़के गाड़ी में थे। एक गाड़ी चला रहा था और दूसरा उसके बगल में बैठा था। सिया को सबसे पीछे वाली सीट पर बांध कर रखे थे, बीच वाले पर सौरभ बैठकर बियर पी रहा था। सिया को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, वो यहाँ कैसे? वो तो आदि के साथ आरा और रागिनी की शादी देख रही थी, फिर यहाँ। तब तक ड्राइव करता हुआ लड़का बोला, यार सौरभ, किसी को पता चला तब क्या करेगा? और तेरी बहन भी तो उसी घर में है। सौरभ बोला, तो मैं क्या करूं? सबका ठेका लेकर रखा है क्या मैंने? अगर सिया मान जाती तो मैं कुछ दिन उसके साथ घूमता और मस्ती करता, फिर मूड होता तो शादी भी कर लेता, लेकिन नहीं, उसने मुझे हमेशा नीचा दिखाया। अब बताऊंगा मैं सौरभ क्या करता है, उसके साथ ऐसा हाल करूंगा ना कि कहीं मुँह दिखाने के लायक नहीं बचेगी। और तुम दोनों को भी बराबर का मौका दूंगा, जो करना है कर लेना, समझे? अब ये फालतू के सलाह मत देना। दूसरा बोला, लेकिन यार, हमने सुना है उसका हस्बैंड बहुत प्यार करता है, तो वो कुछ नहीं करेगा इसे बचाने के लिए? सौरभ बोला, करेगा ना, हमारे करने के बाद जो उसका मन वो भी कर सकता है, बोलकर हंसने लगा। तो आगे वालों ने एक दूसरे को देखा, फिर सौरभ को। सिया सोच रही थी खुद को कैसे छुड़ाएं क्योंकि हाथ पैर के साथ मुंह भी बंधा था। सिया मन ही मन बोली, आदि, कहाँ हो तुम? प्लीज़ जल्दी आ जाओ, चाहे जहाँ भी हो। और आंखें बंद करके सीट पर लेट जाती है। कुछ दूर जाने के बाद गाड़ी एक तेज झटके के साथ रुक गई। सौरभ बोला, क्या हुआ बे, ऐसे गाड़ी कौन रोकता है? सामने बैठा लड़का बोला, भाई पुलिस है, सामने गाड़ी चेक कर रही है। सौरभ बोला, क्या पुलिस? उसके बाद गाली देने लगा, फिर कुछ सोच कर बोला, वापस घुमा गाड़ी, उतार दे जंगल में, फिर देखते हैं क्या होता है। तो वो जल्दी से गाड़ी घुमाकर मोड़ दिया कि पुलिस की नज़र पड़ गई, लेकिन तब तक स्पीड बनाकर वो सब निकल चुके थे। इंस्पेक्टर जल्दी से गाड़ी में बैठते हुए बोला, हवलदार जल्दी चलाओ, नहीं तो अगर इस जंगल में घुस गए तो मुश्किल हो जाएगा ढूंढना। हवलदार बोला, जी सर, बस पकड़ लेंगे हम लोग, सामने के चौकी को अलर्ट कीजिए। इधर सौरभ के कहने पर सामने ड्राइव कर रहे लड़के ने गाड़ी जंगल के रास्ते उतार दिया। गाड़ी हिचकोले खाते हुए अंदर जा रही थी, जो सिया के लिए एक नई मुसीबत लाने वाली थी।
आधे घंटे के बाद गाड़ी एक पहाड़ी पर रोककर सब उतर गए और सौरभ ने सिया का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकाला, लेकिन उसने आंख नहीं खोला तो दूसरा लड़का बोला, इसको अभी तक होश क्यों नहीं आया? सौरभ उसे पत्थर के सहारे बैठाते हुए बोला, अभी होश में लाता हूँ, और उसका मुंह खोल बियर का बॉटल उसके मुंह में डाल दिया। सिया ने झटके से आंखें खोल और बॉटल को दूर करना चाहा, लेकिन सौरभ ने उसे हिलने भी नहीं दिया। हाथ पैर बंधने की वजह से वो कुछ कर भी नहीं पा रही थी। सौरभ ने आधा बॉटल बियर उसे पिला दिया और फिर बॉटल बाहर निकालते हुए बोला, आ गया होश? तो सिया ने उसे घूर कर देखा तो सौरभ हंसते हुए बोला, तुम्हारी यही अदा तो आज तक मुझे तुम्हें भूलने नहीं देती है, और आज तुम पूरी तरह से मेरी हो जाओगी। उसके बाद भी अगर तुम चाहो तो अपने हस्बैंड के पास जा सकती हो। सिया बोली, वो तो तुम्हें लगता है तुमने ये जो बियर पिलाई है मुझे होश में लाने के लिए बेटा जी, अब होश तो तुम्हारे गायब होंगे, वो भी बहुत जल्द। और क्या बोले, मुझे अपना बनाओगे? वो भी तुम? अम्मा छोड़ो यार, 3 लोग मिलकर एक लड़की को बांध कर रखे हो। अरे थोड़ा मुझे भी देखने दो लोकेशन कैसा है, क्या पता मैं अपने हस्बैंड के साथ यहीं का हनीमून प्लान कर लूँ। सौरभ बोला, हस्बैंड की क्या ज़रूरत है, हम तो है ही, जैसे चाहो वैसे यूज करो। सिया बोली, हाथ पैर तो खोलो। सौरभ उसके चेहरे पर उंगली घुमाते हुए बोला, सच में क्या लगती हो, वैसे आबादी ने छुआ है कि नहीं तुम्हें? फिर गर्दन को छूते हुए बोला, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ या फिर? सिया बोली, सौरभ हाथ रोक लो, नहीं तो फिर सोचना मौत कैसी होगी तुम्हारी। सौरभ बोला, कौन मारेगा मुझे, तुम्हारा वो वादी? अरे उसे तो ये भी नहीं पता तुम हो कहाँ, वो तो दूल्हा दुल्हन को लेकर घर चला गया और तुम्हारी तरफ देखा भी नहीं। सिया बोली, हाथ खोलो मेरा। सौरभ बोला, बिल्कुल नहीं, ये रिस्क मैं नहीं ले सकता हूँ। सिया बोली, मैंने कहा हाथ खोलो, तुम्हें समझ नहीं आता क्या, मेरा सर फट रहा है, हाथ खोलो जल्दी से। सौरभ बोला, बहाना अच्छा है, रुको तुम्हारे सर का इलाज करता हूँ, और वाइन का बॉटल उठाकर बोलता है, इसको पीने के बाद सारा दर्द ठीक हो जाएगा। सिया बोली, सौरभ नहीं, आदि को पता चला तुमने मुझे ये सब पिलाया है तो मार डालेगा तुम्हें, प्लीज़ रुक जाओ। सौरभ बोला, अरे तुम्हारे आदि को कुछ पता नहीं चलेगा, एक बार टेस्ट करके देखो, उसके बाद बहुत मज़ा आएगा। सिया बोली, सौरभ प्लीज़ रुक जाओ, डॉक्टर ने मना किया है, प्लीज़ एक बार तो बात सुन लो। सौरभ बोला, अरे जाने मन, दवा समझ कर पी लो, और उसका मुंह खोलकर बॉटल लगा दिया। सिया ने सर ऊपर किया तो आंखों से आंसू निकलने लगे, लेकिन सौरभ ने उसे पूरा बॉटल ज़बरदस्ती पिला दिया। सामने खड़ा लड़का बोला, भाई कहीं तुम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो ना? सौरभ बोला, तुम दोनों को डर लग रहा है तो जा सकते हो, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। 10 मिनट बाद सिया को सब धुंधला दिखने लगा, सर में काफ़ी तेज़ दर्द होने लगा और कुछ देर बाद वो बेहोश होकर गिर गई। तीनों ने देखा तो उसके पास आया एक लड़का, भाई ये तो बेहोश हो गई है, कहीं आपने वाइन पिलाकर कोई गलती तो नहीं किया ना? सौरभ उसके मुंह पर बियर डालते हुए, अब देखो कैसे होश आता है, लेकिन सिया ने आंखें नहीं खोली। सौरभ उसे हिला रहा था, लेकिन सिया की बॉडी एकदम लूज हो चुकी थी। एक बोला, भाई कहीं मर तो नहीं जाएगी ना, मुझे नहीं फंसना, आप ही संभालो, मैं तो जा रहा हूँ, और गाड़ी की तरफ जाने लगा। सौरभ बोला, अरे इसे कुछ नहीं होगा, तुम कहाँ जा रहे हो? दूसरा लड़का बोला, मैं भी जा रहा हूँ, मुझे लग रहा है ये नहीं बचने वाली। तब तक गाड़ियों की आहट आने लगी। पहला लड़का बोला, भाई भाग यहाँ से, लगता है पुलिस को पता चल गया, वैसे भी इन सब में हमारा कोई हाथ नहीं है, और दोनों जंगल की तरफ भाग गए। अब सौरभ को भी डर लगने लगा तो सिया को छोड़कर उठ गया। तब तक 4 गाड़ी एकदम से आकर सामने रुकी, 3 पुलिस की, एक आदि की। सौरभ को कुछ समझ ही नहीं आया, ऐसे कैसे हो सकता है, उसके दोनों दोस्त पहले ही भाग चुके थे, अब उसके भागने का कोई चांस नहीं था। आदि जल्दी से गाड़ी से निकला और सौरभ को पीटना स्टार्ट किया, उसके मुंह पर घुसे बरसाए जा रहा था, हाथ पैर सबसे बस उसकी कुटाई कर रहा था। बीरेन जी जल्दी से सिया का हाथ पैर खोले और देखे तो वो पूरी तरह से शराब से नहाई हुई थी, सांसें काफ़ी स्लो चल रही थी। बीरेन जी बोले, आदि उसे छोड़, उसे अमन देख लेगा, तू सिया को देख। आदि ने सुना तो एक तेज घूसा सौरभ के नाक पर मारकर पत्थर पर पटक दिया, तो अमन जाकर उसका कॉलर पकड़कर घसीटते हुए पुलिस जीप की तरफ बढ़ गया। आदि सिया को अपने गोद में लेकर, पापा इसे क्या हुआ है, ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है? बीरेन जी बोले, आदि गाड़ी में बैठो, जल्दी हॉस्पिटल चलो, इसे शराब पिलाया गया है। आदि जल्दी से गाड़ी में बैठ गया, उसका दिमाग अब सुन्न हो चुका था। अल्कोहल सिया के लिए खतरनाक था, डॉक्टर ने पहले ही उससे बोला था। पुलिस ने सौरभ के दोनों दोस्तों को भी पकड़ लिया और पुलिस जीप में डालकर आदि के पीछे ही निकल गए। आधे घंटे बाद सब हॉस्पिटल पहुंचे और सिया को अंदर एडमिट किया गया। बीरेन जी बोले, आदि शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा, सिया ठीक हो जाएगी। आदि बोला, पापा वाइन पिलाया है उसे जो काफ़ी हार्ड है, जहर है उसके लिए,
फिर भी आप कह रहे हैं शांत रहूं। कैसे कैसे शांत रहूं जब सब कुछ पता है मुझे उसे अकेला छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था। क्यों गया छोड़कर मैं? बीरेन जी बोले, आदि बेटा होश से काम लो, बात करता हूँ मैं दिल्ली में डॉक्टर को या यहीं बुलवा लेता हूँ। आदि बोला, पापा प्लीज़ कुछ करो, जल्दी से कुछ भी करो, और वहीं बैठ गया। बीरेन जी उसकी हालत देख रहे थे। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। आदि बोला, क्या हुआ डॉक्टर? मेरी वाइफ तो ठीक है ना? डॉक्टर बोले, जी नहीं, आपकी वाइफ का कुछ दिन पहले ही ऑपरेशन हुआ है और कोई भी नशा उनके दिमाग के नसों को ब्लॉक कर सकता है। फिर भी उन्हें थोड़ा बहुत नहीं, काफ़ी मात्रा में नशा दिया गया है, वो भी 3 बार। इसलिए आदि हाथ जोड़कर बोला, डॉक्टर प्लीज़। डॉक्टर बोले, हम समझ रहे हैं आपकी फीलिंग को, मगर जो सच है उसे तो बताना ही पड़ेगा। आप उन्हें दिल्ली ले जा सकते हैं, यहाँ हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उनकी बस सांसें चल रही हैं, दिमाग पूरी तरह से बंद हो चुका है। आदि वहीं पर बैठ गया। जिस बात का डर था वही हुआ। अमन ने सुना तो दरवाजे पर से ही लौट गया। उसकी दोस्त इस हालत में है और वो कुछ नहीं कर सकता। तो गुस्से में थाने गया, जहां सौरभ और उसके दोस्त थे। वहां के इंस्पेक्टर से उन तीनों को अपने थाने में ट्रांसफ़र करने को बोल दिया और वापस से हॉस्पिटल आ गया। कुछ देर में आदि सिया को लेकर बाई रोड दिल्ली के लिए निकल गया। बीरेन जी और अमन भी उसके साथ थे। आदि सिया का हाथ पकड़कर बैठा उसे एकटक बस देखे जा रहा था और उसकी हालत का दोषी वो खुद को मान रहा था। बीरेन जी घर पर कॉल करके सबको सब कुछ बता दिया। अब घर पर सब परेशान हो गए थे। राकेश शांति जी के पास आकर बोले, दीदी कुछ नहीं होगा सिया को, आप परेशान मत होइए, हम दोनों जा रहे हैं आदि के पास, आप यहाँ का सब देख लीजिए। शांति जी बोली, मुझे भी जाना है, पता नहीं कैसे होंगे मेरे बच्चे, कितना कुछ झेला होगा। इतना समय में भगवान उसे कभी माफ़ नहीं करेगा जिसने भी ऐसा किया है। पुष्पा जी बोली, दीदी आप भरोसा रखिए, कुछ नहीं होगा हमारे बच्चों को। आप माँ पापा को और सबको देखिए, हम दोनों वहाँ पर सब देख लेंगे और ज़रूरत पड़ी तो आप भी आ जाना। दोनों के समझाने पर शांति जी मान जाती हैं और राकेश और पुष्पा दिल्ली के लिए फ़्लाइट से निकल जाते हैं, जहां हॉस्पिटल पहुंचकर उन्हें सारा इंतज़ाम सिया के आने से पहले करना था। राकेश पुष्पा जी हॉस्पिटल पहुंचे तो हॉस्पिटल वालों को पहले ही पता चल चुका था कि कोई इमरजेंसी आ रही है देहरादून से। उसके बाद राकेश जी ने हॉस्पिटल में बात किया और सारा इंतज़ाम करवाएं। 5 घंटे के बाद आदि, बीरेन जी और अमन तीनों सिया को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गए और जल्दी से उसे अंदर एडमिट किया गया। वहां डॉक्टर की पूरी टीम पहले से ही मौजूद थी तो कोई दिक्कत नहीं हुई। आदि वहीं बाहर चेयर पर बैठ गया। किसी की उसमें कुछ कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। कुछ दिन पहले ही तो सब कुछ लगा जैसे ठीक हो गया और फिर इतना जल्दी, वो भी इतनी बड़ी मुसीबत। राकेश उसके पास आकर बोले, आदि, लेकिन आदि ने जैसे कुछ सुना ही नहीं और वैसे ही बैठा रहा। राकेश जी उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाकर, आदि सब ठीक हो जाएगा। आदि उनका हाथ झटक कर तेज गुस्से में बोला, नहीं कुछ ठीक नहीं होगा, आप लोग झूठ मत बोलिए, मुझे पता है वो मुझे छोड़कर चली जाएगी। बोलते बोलते वो रोने लगा और बाकी सब लोग उसे ऐसे देखे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे उसे समझाएं। कल तब सबके साथ मस्ती कर रहा था, कितना खुश था, और आज उसकी हालत इतनी खराब है, ना कपड़े का ख्याल ना खुद का। बीरेन जी ने उसे समझाने का इशारा किया तो पुष्पा जी भी उसके पास गईं और उसके आंसू साफ करते हुए बोले, आदि तुम तो कितना प्यार करते हो सिया से, फिर हार क्यों मान रहे हो? हम सब मिलकर उसे तुम्हारे लिए वापस लाएंगे, कुछ नहीं होगा उसे। और वो तो तुम्हें छोड़कर कहीं जा सकती ही नहीं। आखिर इतना प्यार करने वाला बंदा कहाँ मिलेगा उसे? आदि उनके गले लगकर रोते हुए बोला, मामी उसे बोलो ना वो उठ जाए, मैं उसके बिना नहीं जी सकता। आप सब लोग मिलकर बोलोगे तो वो आपकी बात मान लेगी, प्लीज़ आप कुछ करो ना। राकेश जी ने एक नर्स से जाकर कुछ बात किया तो वो आदि को आकर एक इंजेक्शन देकर चली गई। कुछ देर तक आदि रोता रहा और फिर वैसे ही रोते रोते बेहोश हो गया। राकेश जी और अमन उसे उठाकर एक खाली वार्ड में सुला दिए और बाहर आ गए। बाहर बीरेन जी सर पर हाथ रखकर बैठे थे। राकेश जी उनके पास आकर बोले, जीजा जी कुछ नहीं होगा किसी को, हमारे बच्चे ठीक हो जाएंगे, कम से कम आप तो हिम्मत रखिए। बीरेन जी बोले, कब तक हिम्मत रखूं राकेश, कब से आदि को देख रहा हूँ, उसकी हालत को देख रहा हूँ, तो लगता है ऐसा क्या करूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए, मेरे बच्चे ठीक हो जाएं। एक बाप के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसके सामने उसके बच्चे इस हाल में हो और वो कुछ कर भी नहीं सकता है। राकेश जी बोले, बस इस समय आप हिम्मत रखिए, आप ऐसी बातें करेंगे तो आदि को कौन संभालेगा। तो बीरेन जी ने कुछ नहीं कहा और शांति से सिया के वार्ड के बाहर देखने लगे। 4 घंटे बाद डॉक्टर बाहर निकले तो सब उनके पास ही चले गए। बीरेन जी बोले, डॉक्टर सिया कैसी है, वो ठीक तो है ना? डॉक्टर बोले, जी अभी तो फिलहाल में उनकी जान बच गई है, लेकिन एक बुरी खबर है। सब उनकी तरफ देखने लगे।
डॉक्टर बोले वो कोमा में जा चुकी हैं, मतलब दिमाग के अंदर कुछ ब्लॉकेज बन चुके हैं और जब तक वो ठीक नहीं होता उन्हें होश आना मुश्किल है। बीरेन जी खुद को संभालते हुए बोले, कोई तो उपाय होगा डॉक्टर, कितना भी पैसा लगे मैं तैयार हूँ। डॉक्टर बोले, देखिए मिस्टर कपूर, बात पैसे या किसी और चीज़ की नहीं है, बात यह है कि उनका ऑपरेशन अभी हाल में ही हुआ है, इसलिए कोई भी रिस्क लेना उनकी जान को खतरे में डालना हो सकता है। आदि को होश आया तो जल्दी से बाहर आया और सामने डॉक्टर को देखा तो दौड़कर उनके पास आया और बोला, डॉक्टर डॉक्टर मेरी वाइफ कहाँ है, वो ठीक तो है ना? राकेश जी उसे पकड़ते हुए, आदि सब ठीक है। डॉक्टर बोले, आप लोग उन्हें छोड़ दीजिए, उन्हें खुद को संभालना इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तभी वो पेशेंट को संभालेंगे। राकेश जी ने आबादी को आराम से छोड़ दिया तो वो खड़ा होकर बोला, क्या बात है डॉक्टर? डॉक्टर बोले, आप केबिन में आइए, वहीं सारी बातें क्लियर करते हैं, बोलकर केबिन की तरफ चले जाते हैं। आदि भी जल्दी से उनके पीछे जाता है, सब लोग बाहर ही बैठ जाते हैं। डॉक्टर बैठते हुए बोले, बैठिए, तो आदि उनके सामने बैठ जाता है। डॉक्टर बोले, मिस्टर कपूर, आपकी वाइफ कोमा में जा चुकी हैं, लेकिन जैसे जैसे दवा असर करेगा वैसे वैसे उनके ब्रेन के ब्लॉकेज खुलेंगे और वो ठीक हो जाएंगी। आदि खुद को संभालते हुए बोला, कितना टाइम लगेगा उसे ठीक होने में? डॉक्टर बोले, वैसे तो हम ये काम ऑपरेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं अभी अभी उनका ऑपरेशन हुआ है और दूसरा ऑपरेशन उनके लिए सही नहीं है, इसलिए हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। बाकी कम से कम 6 महीने या फिर 1 साल या फिर कुछ नहीं कहा जा सकता है। आदि बोला, मैं इंतज़ार कर लूँगा, आप आगे का सब बता दीजिए, कब तक यहाँ रहना है या मैं उसे घर लेकर जा सकता हूँ? डॉक्टर बोले, अभी कम से कम 1 हफ्ता तो यहीं रुकना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। आदि बोला, ठीक है, बोलकर बाहर चला जाता है और बाहर ही आकर बैठ जाता है। बीरेन जी आकर उसके पास बोलते हैं, आदि अगर तुम चाहो तो हम कहीं और लेकर जा सकते हैं। आदि बोला, नहीं पापा, वहाँ भी यही बोलेंगे, इसलिए अब कहीं नहीं जाना, मैं इंतज़ार करूँगा उसके उठने का। बीरेन जी उसके सर पर हाथ रखते हैं, फिर अमन सबको लेकर चाय देता है तो आदि पीने से मना कर देता है। अमन बोला, ऐसे इंतज़ार करोगे बिना खाए पिए, जानते हो ना उसे, अगर उसे पता चला तो फिर क्या करेगी तुम्हारा, तुम खुद ही सोच लो। आदि ने चाय पकड़कर हाथ में ले लिया और उसे एक बार में ही सारा पी गया। कुछ देर बाद वो सिया के वार्ड में गया और उसे देखा तो फिर से सिया का उससे हर बात पर लड़ना याद आ गया, लेकिन जल्दी से खुद को संभाल कर बोला, इस बार उठ जाओ, फिर देखना सारा हिसाब गिन गिन कर लूँगा। कुछ देर बैठने के बाद वापस से बाहर चला गया और बीरेन जी को घर जाने को बोला, लेकिन वो नहीं माने, तो राकेश जी और अमन के समझाने पर वो जाने को तैयार हुए। कुछ देर तक आदि के साथ बैठकर उसे समझाते रहे, फिर उसके सर पर हाथ रखकर वो बाहर चले गए। अब सबके अंदर एक अजीब सी खामोशी पसरी थी। आदि वापस जाकर सिया के पास उसका हाथ पकड़कर बैठ गया और बाहर राकेश, पुष्पा जी और अमन बेंच पर बैठे थे। 1 हफ्ते बाद डॉक्टर ने सारा जांच करने के बाद सिया के साथ एक नर्स रहने के लिए भेज दिया, जो हर पल उसका ध्यान रखेगी, तो आदि भी मान गया और बाई रोड ही सब लोग देहरादून के लिए निकल गए। रात के 11 बजे कपूर मेंशन के बाहर 3 गाड़ियां रुकी, सब लोग बाहर आए। आदि ने एम्बुलेंस का दरवाज़ा खोला और सिया को अपनी गोद में उठाकर अपने रूम में लेकर चला गया। पीछे पीछे सभी लोग भी अंदर आ गए और हॉल में ही बैठ गए। रागिनी ने सबको चाय पानी ला कर दिया। शांति जी बोली, राकेश, डॉक्टर ने क्या कहा है, सिया कब तक ठीक होगी? राकेश बोला, दीदी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, 1 महीने, 2 महीना या फिर 2 साल भी लग सकते हैं। शांति जी बैठते हुए बोली, नहीं, इतना लंबा नहीं सोच सकती वो, तुम लोग बैठो, मैं देख कर आती हूँ। और आदि के रूम में गई, जहाँ आदि उसे आराम से अपने बेड पर सुलाया था और नर्स ड्रिप लगा रही थी। शांति जी जाकर उसके पास बैठकर उसके सर पर हल्का सा हाथ रख कर बोली, सिया, कितना परेशान करना है सबको, पता है तुम्हें, बिल्कुल अपने माँ पर गई हो, वो भी कभी कभी ऐसे ही शरारत करती थी। नर्स ड्रिप लगाकर बाहर चली गई और शांति जी उससे बातें करने लगी। आदि की आंखें भरने लगी तो वो बाथरूम में चला गया। शांति जी बोली, देख रही हो तुम्हारे सोने से घर में कितनी शांति पसरी है, जैसे कोई रहता ही नहीं है। और आदि, उसके लिए क्या कहूँ तुमसे, तुम खुद ही उठकर देख लेना। कुछ देर तक और बात करने के बाद वो भी बाहर चली गई तो आदि बाहर निकला और कपड़े चेंज करके वहीं सिया के बगल में बैठ गया। बैठे बैठे ही उसे नींद आ गई, उसे पता ही नहीं चला। सब लोगों ने थोड़ा बहुत खाना खाया और फिर वे मन से सोने चले गए। सिया को घर लाने के बाद अमन पुलिस स्टेशन गया और गुस्से में सौरभ और उसके दोस्तों की बहुत पिटाई किया। सौरभ और उसके दोस्तों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। गैंग रेप, किडनैपिंग, अटेम्प्ट टू मर्डर की कोशिश और भी बहुत सारे चार्ज को लगाते हुए
अमन ने सौरभ पर इतनी धाराएं लगाई कि अब उसके बचने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। अमन को अभी भी चैन नहीं था। उसका मन करता था कि सिया की हालत के लिए वह सौरभ की जान ले ले, उसे तिल तिल कर मारे, लेकिन वह अपने वर्दी के हाथों मजबूर था। उसने आदित्य को भी सब कुछ बता दिया था, लेकिन आदित्य को जैसे सिया के आगे कुछ सूझता ही नहीं था। हाँ, उसे सौरभ के बारे में सुनकर थोड़ी तसल्ली हुई। कुछ दिन बाद सब लोग अपने अपने घर चले गए और अब बस घर के लोग ही बचे थे। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा, लेकिन सिया में कोई हलचल नहीं थी। शांति जी कभी कभी उसके सर पर पैरों में मालिश भी करती, लेकिन किसी बात का उस पर कोई असर नहीं था। आदि ऑफिस न जाकर घर से ही काम में लग गया। दिन भर रात भर वो बस काम ही करता रहता। न उसे किसी चीज़ का ख्याल था और न ही खुद का। बस किसी तरह खुद को बिजी रखना था। आज पूरे 7 महीने हो चुके थे। सुबह 6 बज रहे थे। आदि सिया का हाथ पकड़कर सो रहा था कि जैसे लगा कि कोई हलचल हुआ है और वो तुरंत उठकर बैठ गया। आदि को सोते वक्त ऐसे लगा जैसे सिया ने अपना हाथ हिलाया हो, तो वो तुरंत उठकर बैठ गया और सिया को देखने लगा, लेकिन कोई हलचल नहीं था। फिर उसे देखकर बोला, कब तक सोना है तुम्हें? हाँ, और कब तक मैं खुद से बातें करूँगा यार, अब थक चुका हूँ। प्लीज़ उठ जाओ ना। अब हर सुबह सुकून से तुम्हें अपनी बाहों में लेकर सोना चाहता हूँ। तुम्हें परेशान करना चाहता हूँ, तुमसे बहुत सारा प्यार करना चाहता हूँ। अब तो उठ जाओ। कब तक इंतज़ार करवाना चाहती हो? तुम्हें मेरे पर थोड़ी सी भी दया नहीं आती क्या? यही प्यार था या सिर्फ मुझे बहलाने के लिए वो सब कहा था? लेकिन सिया पर कोई असर नहीं हुआ। आदि के आंसू अब सिया के ऊपर गिरने लगे तो आदि ने जल्दी से खुद को संभाला और उसके सर पर हल्का सा किस करके बोला, गुड मॉर्निंग जॉन, प्लीज़ अब जल्दी से उठ जाओ ना, अब और इंतज़ार नहीं हो रहा है। और बाथरूम में चला गया। सिया को उसकी आवाज़ आज पहली बार सुनाई दे रही थी, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी जैसे उसकी आंखें नहीं खुल रही थी। तो उसने अपने हाथों को उठाना चाहा, लेकिन आज उसके हाथ भी ज़्यादा मूव नहीं कर पा रहे थे। कुछ देर बाद आदि बाहर आया तो सिया के हाथ हिले। उसे लगा कोई सपना है, तो बोला, मैं अब बेवकूफ़ नहीं बन सकता। मुझे पता है अभी ये सपना है जो टूट जाएगा। और अपने बाल बनाने लगा। कुछ देर बाद पलटा तो फिर से सिया ने हाथ हिलाया। आदि अब दौड़कर उसके पास आया और बोला, सिया सिया, तुम सुन रही हो ना? मुझे बोलो ना, कुछ तो इशारा दो प्लीज़ प्लीज़, बस एक बार तो कुछ बोलो। सिया सिया ने फिर से अपना हाथ हिला दिया। आदि चिल्लाते हुए बोला, माँ, पापा, दादू, दादी, भाई, भाभी, कहाँ हो आप सब? जल्दी आओ। जब सबने उसकी आवाज़ सुनी तो जो जहाँ था वहीं से सब कुछ छोड़कर उसके रूम में भागा, लेकिन आदि लगातार चिल्लाए जा रहा था। नर्स भी जल्दी से उसके रूम की तरफ गई। सब लोग उसके रूम में पहुंचे तो आदि जल्दी से जाकर शांति जी के गले लगकर बोला, माँ। शांति जी ने उसके सर पर हाथ रख कर कहा, क्या हुआ आदि? बाकी सब लोग पहले आदि को देखते, फिर सिया को। आदि जल्दी से दूर हटकर बोला, माँ माँ, सिया ने मेरी आवाज़ सुनी और उसने हाथ भी हिलाया। आप आकर खुद देख लो। नर्स बोले, मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ, और डॉक्टर को कॉल मिलाते हुए बाहर चली गई। सब लोग आकर सिया के अगल बगल खड़े हो गए। कुछ देर बाद उसकी उंगलियों में फिर से हलचल हुई। शांति जी उसके पास बैठते हुए बोली, सिया, अब तो उठ जा बच्चा, देखना इस बार ना सारा खाना तुम्हारे पसंद का बनाऊंगी, जो भी तुम बोलो, और कोई भी तुम्हें खाने से नहीं रोकेगा, बोलकर उसका माथा चूम लिया। कुछ देर बाद डॉक्टर आए और चेक किया, कुछ टेस्ट करने के लिए भेज दिए। आदि हाथ जोड़कर बोला, डॉक्टर इस बार ना नहीं सुनना मुझे। डॉक्टर थोड़ा सा हंसते हुए बोले, इस बार ना नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि ये किसी भी वक्त आंखें खोल सकती है, लेकिन इसके लिए आपको कुछ दवा लिख रहा हूँ, उसे इनकी आंखों में डालिए, जिससे आंखें खुलने में आसानी हो। और अब एक लास्ट इंजेक्शन दे रहा हूँ, जिससे इनका ब्रेन पूरी तरफ से काम करने लगेगा। लेकिन फिर अभी भी ज़्यादा प्रेशर मत लेने दीजिएगा, धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाएगा। आदि बोला, डॉक्टर आप जैसा बोलेंगे वैसे ही होगा, बस ये आंखें खोल दे, और आप दवा लिख दीजिए, मैं अभी लेकर आता हूँ। तो डॉक्टर ने दवा लिखकर पर्ची पकड़ा दिया। आरव बोला, आदि दे मुझे, मैं बस अभी लेकर आता हूँ, तू यहीं पर रुक। तो आदि उसे पर्ची पकड़ा देता है। डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया और कुछ बात करने के बाद सबके साथ नीचे चले जाते हैं। अब बस सिया के पास आदि और शांति जी ही बैठे थे। आरव ने दया लाकर आदि को दे दिया। उसने जल्दी से सिया के आँख में दवा डाली और उसके हाथ को अपने हाथों में लेकर बैठ गया। नर्स ने आकर कुछ दवा सिया के ड्रिप में डाल दिया और चली गई। आदि उसका हाथ पकड़कर वैसे ही बैठा रहा जैसे कि कब सिया उठ जाए। शांति जी उसका खाना उसके रूम में लाईं और अपने हाथों से खिलाकर सर सहलाकर चली गईं। रात को 10 बजे तक आदि उसको लेकर वैसे ही बैठकर बातें करता रहा और धीरे धीरे उसे नींद आने लगी और वो वैसे ही सो गया, उसे पता ही नहीं चला।
रात को 2 बजे सिया की आंखें एकदम से खुल गई। अपने हाथ में किसी का हाथ देखा तो हल्का सा गर्दन हिलाकर देखा। आदि बेड पर टेक लगाकर उसका हाथ पकड़े हुए था। बियर्ड जैसे 6 महीने से कटवाई ना हो। बाल का भी वही हाल, चेहरों पर जैसे झुर्रियाँ पड़ गई हो। सिया ने अपना दूसरा हाथ देखा तो उसमें ड्रिप लगी थी, तो आदि वाले हाथ को हिलाया तो आदि उठकर जल्दी से बैठ गया और लाइट ऑन कर दिया। सिया की आंखें अपने आप ही जैसे बंद हो गई, क्योंकि रोशनी उससे अब बर्दाश्त नहीं हुई। फिर हल्का सा बोली, इसे बंद करो। आदि खुद से बोला, सच में? आदि तू पागल हो जाएगा। सिया ने अपना हाथ उसके हाथ से लिया और बोली, लाइट बंद करो, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आदि ने सुना तो जल्दी से लाइट बंद कर एकदम हल्का सा लाइट जला लिया और सिया का चेहरा पकड़ कर बोला, सिया तुमने बोला, फिर से बोलो। देखो अपने आदि को, आंखें खोले, नहीं तो सच में मैं पागल हो जाऊंगा। मुझे तुम्हारी आवाज़ सुनाई दे रही है सिया, तुमने अभी अभी बोला ना, प्लीज़ एक बार कह दो तुमने अभी अभी बोला। सिया ने धीरे धीरे आंखें खोल दिया और उसकी तरफ देखने लगी। आदि उसके सर से अपना सर जोड़कर बोला, ये सच में कोई सपना नहीं है ना? सिया धीरे धीरे बोली, मेरे बीमार होने पर तुमने सपना को पटा लिया, तुम दोनों की तो मैं हड्डी तोड़ दूंगी। आदि रोते हुए बोला, नहीं कोई सपना नहीं है, बस तुम हो और तुम ही रहोगी। इसी को तो मिस कर रहा था मैं। कुछ देर ऐसे ही रहा, फिर बोला, रुक जाओ मैं अभी सबको बुलाता हूँ, और उठने लगा तो सिया ने उसका हाथ पकड़ लिया और नामे गर्दन हिला दिया। आदि बोला, लेकिन क्यों? सब सुबह से बस तुम्हारे आंखें खोलने का इंतजार कर रहे थे। सिया रुकते रुकते बोली, ये ड्रिप निकालो। तो आदि ने ड्रिप बाहर निकाल दिया। सिया उसकी तरफ देखकर बोली, मुझे मेरा सुकून दे दो, और हल्का सा अपना दोनों हाथ उठा दिया। तो आदि जल्दी से उसे अपने गले से लगाकर बोली, पता है तुम्हें, तुमने मुझे कितना परेशान किया है, सारे का बदला लूँगा, वो भी गिन गिन कर उंगली पर। सिया ने उसे पकड़कर आराम से आंखें बंद कर लिया। आदि भी उसे अपने सीने से लगाकर रात भर कभी इसे देखता तो कभी खुद को यकीन दिलाता, कभी उसकी उंगलियों को सहलाता रहा, लेकिन सुबह होते होते उसे नींद आ गई। सुबह 8 बज चुके थे। आदि का कुछ पता नहीं था। सुभद्रा जी बोली, बीरेन आदि अभी तक आया क्यों नहीं? आज 7 महीने से तो कभी इतना लेट नहीं हुआ, तो फिर आज इतना लेट क्यों? बलदेव जी आ रहो, जाकर देखाओ क्या हाल चाल है, क्यों नहीं उठा अभी तक? रागिनी बोली, दादू मैं देख कर आती हूँ, और आदि के रूम में जाती है। दरवाज़ा खुला था तो अंदर आ गई। देखा तो आदि सिया को अपने ऊपर पकड़कर आराम से सो रहा था। रागिनी ने बगल में देखा तो ड्रिप गिरी हुई थी, जिसे देखकर उसकी धड़कन किसी अनहोनी की वजह से कांप गई, और बाहर जाकर बोली, माँ पापा सब लोग जल्दी से ऊपर आओ। तो सब लोग उसकी हालत देखकर जल्दी से भागकर ऊपर आए, और रूम में देखा तो आदि सिया को अपने ऊपर लेकर सो रहा था। लेकिन क्यों? शांति जी आदि के पास गईं, और सब लोग सांसें रोक कर खड़े थे, जैसे आगे क्या होने वाला है। शांति जी आराम से साइड में बैठकर आदि के सर पर हाथ रखकर बोली, आदि उठना नहीं है क्या? उनकी आवाज़ सुनकर सिया ने धीरे धीरे आंखें खोल दिया। आदि बोला, सिया सोने दो ना, बहुत परेशान किया है तुमने, अब तो कम से कम कुछ देर सोने दो। शांति जी ने सिया को आंखें खोलते देखा तो उनके आंखों के आंसू गालों पर आ गए, और उसके सर पर हाथ रख कर बोली, सिया मेरा बच्चा, उठ गया तुम? अब फिर जब आदि के कानों में आवाज़ गई तो अपनी आंखें खोल सामने देखा तो सभी लोग खड़े थे। आदि एकदम से बोला, आप लोगों को शर्म नहीं आती क्या? ऐसे कौन किसी के रूम में आता है? और वापस से सिया को पकड़कर आंख बंद कर लिया। सिया उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उठ ही नहीं पा रही थी। तो शांति जी आदि से बोली, आदि उठने दे उसे, मुझे अपनी बेटी को देखना है। आदि मुंह बनाकर बोला, अभी तो मैंने भी ठीक से नहीं देखा है। शांति जी बोली, आदि छोड़ उसे, तभी ना देखेगा। सिया को समझ नहीं आ रहा था इतने लोगों के बीच में आदि ऐसी हरकत कर रहा था। फिर आदि ने उसे छोड़ दिया। शांति जी उसका हाथ पकड़कर बोली, बेटा आराम से, और आदि ने भी आराम से उसे बेड का टेक लगाकर बैठा दिया। सब लोग बारी बारी से उसके पास आए और थोड़ी थोड़ी देर बात की। आज कपूर मेंशन में किसी ने जान फूंक दिया था। आदि एक टक बस सिया को ही देखे जा रहा था। शांति जी बोली, आदि तू सिया को तैयार करके नीचे ला, आज का सारा खाना सिया के पसंद का मैं बनाऊंगी। रागिनी खुश होकर बोली, माँ मैं भी आपकी हेल्प करवाऊंगी। शांति जी बोली, चलो, और रागिनी के साथ चली गई। सुभद्रा और बलदेव जी जल्दी से आदि और सिया को आने को बोल वो भी चले गए। बीरेन जी सिया के पास आकर बोले, थैंक यू बेटा इस घर में जान फूंकने के लिए। और फिर आदि का हाथ उसके हाथ में रख कर बोले, आज से और अभी से इसकी सारी जिम्मेदारी तुम्हारी, मैं अब और इसे नहीं संभाल सकता, तुम संभाल लो। और प्यार से उसके सर पर हाथ रख कर बोले, जल्दी से नीचे आओ, हम सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। और नीचे चले जाते हैं। आदि अब उसकी तरफ झुकते हुए बोला, आज से रोज़ मॉर्निंग किस तुम दोगी मुझे और उसी के साथ उठाओगी?
सिया बोली नहीं, दूर रहो और ये जंगल हटाओ, चुभ रहा है मुझे। आदि उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, अच्छा तो तुम्हें ये जंगल लग रहा है, और उसके दोनों तरफ हाथ रख कर बोला, अब जल्दी से किस करो। सिया बोली, आदि सच में तुम नहीं दिख रहे हो, ये क्या हाल बनाया है। आदि उससे दूर हटते हुए अपना ट्रिमर उठाकर सारा बियर्ड साफ कर लिया और सिया की तरफ देख कर बोला, अब। सिया उसे अपने पास बुलाकर बोली, मुझे मेरा आदि पहले जैसा चाहिए। आदि उसके सर को चूम कर बोला, तुम बस ऑर्डर दो, मैं सब करने के लिए तैयार हूँ, चलो मैं तुम्हें तैयार कर देता हूँ। सिया बोली, क्या तुम तैयार करोगे। आदि बोला, तो क्या, आखिर हम हस्बैंड वाइफ हैं। सिया उसे घूर कर देखने लगी तो आदि उसके होठों को चूम कर बोला, वाह आज भी उतना ही टेस्टी है, आई लव इट। तब तक दरवाज़ा नॉक हुआ तो आदि वहीं से बोला, आ जाइए। नर्स अंदर आई और सिया को देखा तो जैसे यकीन ही नहीं हुआ कि ये सच में सिया है, क्योंकि नीचे उसे किसी ने बताया ही नहीं कि सिया को होश आ गया। नर्स सिया के पास आकर बोली, थैंक गॉड कि आप उठ गई, पता है आपको इस दिन का सबको कितना बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। मुझे भी लगा आज इतनी चहल पहल क्यों लग रही है, अब पता चला। फिर हंसते हुए बोली, चलिए मैं आपको तैयार कर देती हूँ। सिया ने आदि को देखा और फिर बोली, नहीं आज मुझे मेरे हस्बैंड तैयार करेंगे। नर्स ने आदि को देखा जो सिया को ही देख रहा था। नर्स बोली, ठीक है तो मैं बाहर जा रही हूँ। आदि बोला, नहीं सिस्टर आप तैयार कर दीजिए, मैं बाहर हूँ, बोलकर जल्दी से बाहर भाग जाता है। नर्स ने सिया को देखा तो वो स्माइल करते हुए बोली, वो उसका सड़ा मुंह मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उसे परेशान कर रही थी, आप ही थोड़ा सा हेल्प कर दो। नर्स बोली, लेकिन आप लोगों की शादी तो हो चुकी है ना, तो फिर कपड़े चेंज करने में क्या है। सिया बोली, हमारी शादी हुई है बस, लेकिन मेरे वजह से या फिर किसी ना किसी की वजह से हमारा रिश्ता उतना आगे नहीं बढ़ा है जितना एक नॉर्मल हस्बैंड वाइफ के होते हैं। नर्स उसके गाल पर हाथ रखकर प्यार से बोली, कोई नहीं, फिर भी आपके हस्बैंड दुनिया के बेस्ट हस्बैंड हैं और आपसे बहुत बहुत प्यार करते हैं। सिया मुँह लटका कर बोली, लेकिन आपको नहीं पता वो थोड़ा खड़ूस भी हैं। नर्स हंसते हुए बोली, उतना चलता है, और उसके कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई जो आदि ने बाहर निकाला था। सिया के कपड़े नर्स ने चेंज करवा दिए और बाहर बेड पर उसे बैठाकर बाहर चली गई और आदि को अंदर भेज दिया। आदि अंदर आया तो सिया को आज फिरोजी कलर का कुर्ता और येलो प्लाजे में देखा तो बस देखता ही रह गया। सिया ने उसे एकटक देखते हुए देखा तो बोली, घूर क्यों रहे हो। आदि उसके पास आकर बोला, घूरना नहीं, इसे प्यार से देखना कहते हैं, समझी बुद्धू। अब बैठो, मैं बस 5 मिनट में आया, और जल्दी से बाथरूम में घुस गया और जल्दी से 5 मिनट में नहाकर बाहर आ गया। सिया बोली, इतनी भी जल्दी नहीं थी, थोड़ा अच्छे से नहा लेते तो क्या हो जाता। आदि अपने कपड़े पहनते हुए बोला, तुम्हें समझ नहीं आएगा, जब कोई प्यार में होता है ना तो उसे नहाना खाना नहीं दिखता। सिया बोली, अच्छा फिर तो उसे डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए, नहीं तो बीमार हो सकता है। आदि अपना शर्ट फोल्ड करते हुए उसके पास आया और गोद में उठाकर बाहर जाते हुए बोला, नहीं उसे डॉक्टर की नहीं किसी और चीज़ की ज़रूरत होती है। सिया बोली, मुझे तो नहीं लगता कि कोई और चीज़ काम करेगा, इसलिए डॉक्टर से मिलना ही सही है। आदि बोला, सिया सच में यार तुम इस मामले में इतनी बुद्धू क्यों हो, मतलब मेरी पूरी लाइफ तुम्हें सिखाते सिखाते ही बीत जाएगी और मैं बूढ़ा हो जाऊँगा। सिया उसका गाल खींचकर, हाँ और एक बात, तब तो तुम्हारे दांत भी टूट जाएंगे, कितने फ़नी लगोगे ना, मुझे तो बहुत मज़ा आने वाला है तुम्हें टूटे दांत में देखकर। आदि उसे ले जाकर चेयर पर बैठा देता है, फिर अपने बैठते हुए बोला, ख्वाब देखना मेरे दांत टूटेंगे, क्योंकि मेरे दांत बिल्कुल नहीं टूटने वाले, टूटेंगे तो तुम्हारे, फिर बताऊंगा मैं तुम्हें। सिया बोली, मैं अच्छे से ब्रश करती हूँ इसलिए टूटेंगे तो तुम्हारे ही, समझे। आदि बोला, नहीं तुम्हारे टूटेंगे। बलदेव जी और सुभद्रा जी आकर उनके सामने बैठ जाते हैं। बलदेव जी बोले, किस बात पर लड़ाई हो रही है भाई, हमें भी तो पता चलना चाहिए। सिया बोली, दादू ये बताइए सबसे पहले बूढ़ा कौन होगा, मैं या आदि। बलदेव जी आराम से बोले, सिंपल, आदि ही होगा, मुझे तो आज से ही इसके लक्षण दिखने लगे हैं। सिया आदि की तरफ देखकर, सुन लिया, अब बताओ किसके दांत टूटेंगे। आदि बोला, शाम को देखना, पहचान भी नहीं पाओगी अपने यंग और स्मार्ट हस्बैंड को। और दादू मैं आपको बूढ़ा दिख रहा हूँ, कुछ भी मत बोलिए। बलदेव जी बोले, खुद को देखा है कभी शीशे में, तुमसे यंग तो मैं लगता हूँ। सिया बोली, बिल्कुल सही कहा दादू आपने, वही तो मैं सोच रही थी। दादू अपने समय में कितने स्मार्ट रहे होंगे, अगर तब उस समय मैं होती ना तो पक्का आपको भगाकर शादी कर लेती, दादी का कोई चांस ही नहीं होता। आदि आंखें फाड़े उसकी बात सुन रहा था और सोच रहा था, ये लड़की कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही है, मुझे बूढ़ा और दादू की इतनी तारीफ कर रही है। सुभद्रा जी बोली, सिया मेरा पोता लाखों में एक है, और एक बार बाल कटा लेने दो, उसके बाद देखना एकदम हीरो लगेगा। बलदेव जी बोले, लेकिन अभी तो जीरो लग रहा है ना। आदि बोला, दादू आप बिगाड़ रहे हो मेरी वाइफ को।
बलदेव जी बोले, मैं तो सच बता रहा हूँ कि तुमने 7 महीने से ना तो बाल कटवाया, दाढ़ी बनवाई और ना ही ढंग से नहाया है कभी। सिया ने आदि की तरफ देखा तो उसने सर झुका लिया। शांति जी बोली, रागिनी बेटा तुम आ रहो और उसके पापा को बुला लो, मैं खाना लगाती हूँ। दरवाजे से अमन आते हुए बोला, आंटी जी मुझे तो मिठाई खाना है, उसके बाद खाना खाऊंगा। शांति जी बोली, बिल्कुल सब मिलेगा, आ जाओ अंदर। तो वो आकर बोला, सिया तू पहचान तो रही है ना मुझे, ऐसा तो नहीं कि तेरा स्क्रू अंदर गिर गया हो। सिया धीरे से बोली, साले तेरा दिमाग खराब है क्या जो कुछ भी बक रहा है। अमन बैठते हुए बोला, आंटी देख रही हैं आपकी बहू को। आंखें खोलते ही सिया ने घूर कर उसे देखा तो हाथ जड़कर बोला, बस माते गलती हो गई। शांति जी बोली, चलो सब खाना खाओ। बीरेन जी और आरव भी आकर बैठ गए। सब लोग खाना खा रहे थे। शांति जी सिया को अपने हाथ से सूप पिला रही थी। उसे अभी हार्ड खाना खाने के लिए मना किया गया था, लेकिन सूप उसके पसंद के हिसाब से बना था। कुछ देर बाद सब लोग खाना खाकर उठ गए। बीरेन जी ऑफिस जाते हुए बोले, आदि आज शाम को घर पर एक छोटी सी पार्टी है तो तुम थोड़ा अच्छे से तैयार हो जाना। आदि बोला, जी पापा मैं तैयार रहूँगा, लेकिन पार्टी क्यों है। बीरेन जी बोले, अपनी बेटी के ठीक होने की खुशी में। फिर सबको बाय बोलकर चले जाते हैं। आरव और अमन भी चले जाते हैं। शांति जी सिया को अपने पास बैठा लेती हैं तो आदि भी बाहर चला जाता है। सिया बोली, माँ आपने आदि को कुछ बोला नहीं, उसने अपने आप को इतना कैद कर लिया था। शांति जी बोली, बेटा हम तो बस किसी तरह तुम्हें देखकर ही जी रहे थे, लेकिन उसकी तो पूरी दुनिया आंखें बंद करके लेटी हुई थी। तो क्या कहते उससे कि आगे बढ़ो, और तुम्हें लगता है वो कभी मानता? कभी नहीं, वो तो रूम से निकलने तक को तैयार नहीं था। सिया बोली, लेकिन माँ अगर मैं कभी आंखें नहीं खोलती तो। रागिनी बोली, ऐसा कभी नहीं होता। जिसके पास इतना प्यार नहीं, प्यार से बढ़कर इबादत करने वाला बंदा हो, वो तो कब तक आंखें बंद करेगी। एक ना एक दिन तो उसे भी हार मानकर खोलना ही पड़ेगा। सिया ने कुछ नहीं बोला तो शांति जी उसके सर को सहलाते हुए बोली, अब मैं तुम दोनों की फिर से शादी करवा दूँ, बस फिर जाओ कहीं घूम कर आओ। जब से मिले हो बस मुसीबत ही मुसीबत झेले हो, लेकिन अब नहीं। कुछ देर बाद कुछ लोग आए और घर और हॉल को डेकोरेट करने लगे। ब्लू और वाइट का कॉम्बिनेशन बैलून से शाम तक पूरा घर बदल चुका था। रागिनी ने सिया को तैयार भी कर दिया था और अब खुद भी तैयार होने के लिए चली गई। बीरेन जी ने ऑफिस के सभी लोगों को बुलाया था। आरव और बीरेन जी अमन भी आ चुके थे, लेकिन आदि का कुछ पता ही नहीं था। सिया के पास फ़ोन ही नहीं था कि वो कुछ पूछे, तो वो धीरे धीरे बालकनी में जाकर झूले पर बैठ गई। 10 मिनट बाद दरवाज़ा खुला और आदि अंदर आया। सिया उसे कहीं दिखाई नहीं दी तो सोचा पहले तैयार हो जाऊं फिर देखेंगे। तो जल्दी से ब्लू कलर का सूट और वाइट शर्ट निकालकर बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद तैयार होकर बाहर आया तो भी सिया नहीं दिखी, तो अपना फ़ोन लेकर रागिनी को कॉल करके पूछा कि सिया कहाँ है। तो वो बोली उसके रूम में ही छोड़कर आई थी। आदि अब बालकनी में गया जहाँ सिया बैठी थी, तो वो भी जाकर उसके बगल में बैठ गया। सिया ने देखा तो घूमकर उसे ही देखने लगी। अब लग रहा था पहले वाला आदि, बस आंखें थोड़ी सी थकी लग रही थी, जैसे कई रातों से ठीक से सोया ना हो। आदि बोला, तो अब क्या ख्याल है, भागना है मेरे साथ या फिर उठा ले जाऊं तुम्हें। सिया गुस्से में सामने देखते हुए बोली, दोनों में से कोई ख्याल नहीं है। आदि उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाकर बोला, सिया क्या हुआ, ये हेयर स्टाइल तुम्हें पसंद नहीं है तो कल दूसरी कटवा लूँगा यार। दिन भर बस अपना मेकओवर ही किया हूँ, फिर भी नहीं पसंद तुम्हें, कल कुछ और ट्राई करूँगा। सिया अपना चेहरा घुमाकर बोली, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, समझे। आदि उसका हाथ पकड़कर, सिया क्या हुआ, क्यों गुस्सा हो, कुछ तो बोलो। सिया उसका हाथ हटाकर बोली, अगर मैं कभी नहीं उठती तो तब क्या सच में तुम खुद को ख़त्म कर लेते। आदि 7 महीने काफ़ी होते हैं और तुमने क्या किया, खुद को रोक दिया वहीं पर, कुछ तो सोचा होता ये पागलपन करने से पहले। फिर उसे देखकर बोली, अगर मैं मर जाती तो। आदि बोला, तो मैं ज़िंदा रहकर क्या करता तुम्हारे बिना, मैंने तो पहले ही बोला था, तुम हो तो मैं हूँ, तुम नहीं तो फिर मैं भी नहीं। सिया उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, आदि तुम हमेशा ही ऐसा क्यों करते हो। आदि उसके आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हें नहीं पता कि इन आँखों का सुकून क्या है, इस दिल का अरमान क्या है, मेरी चाहत क्या है और मेरी मोहब्बत क्या है, मेरी इबादत क्या है, किसके पास आने से ये दिल धड़कता है और कब ये धड़कना भूलने लगता है। आदि बोलते बोलते रुक गया, क्योंकि सिया ने आगे बढ़कर उसकी बोलती बंद कर दी। तो आदि के आंखों से ठहरे आंसू सिया के स्पर्श से ही गालों पर आ गए, जो अब सिया को भी भिगा रहे थे। दोनों को आज ऐसा लग रहा था जैसे इस सुकून की कितने दिनों से ज़रूरत थी। आदि ने पकड़कर उसे और भी अपने करीब कर लिया, जैसे आज उसे छोड़ना ही नहीं चाहता था। फिर जैसे ही उसे कुछ याद आया, उसे जल्दी से छोड़कर उसके सर से सर जोड़कर बोला, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, तुम्हारे बिना तो सांसें भी जैसे घुट घुट कर आती हैं।
अब सिया उससे थोड़ा दूर होकर उसके आंसू पोंछकर गाल पर किस करके बोली, वैसे अब मैं सोच रही हूँ इतने भी बुरे नहीं दिख रहे हो तो शादी कर लेते हैं। आदि उसके सर को चूम कर बोला, मेरी झांसी की रानी पहले जल्दी से ठीक तो हो जाओ, फिर करते हैं कुछ हंगामा, और अब नीचे चलो, सब लोग आ गए होंगे। सिया बोली चलो, और उसका हाथ पकड़कर धीरे धीरे नीचे आ जाती है, जहाँ मैक्सिमम लोग आ चुके थे और अब बारी बारी सब उससे आकर मिल रहे थे। कुछ देर बाद बाहर पटाखों की आवाज़ आने लगी तो सिया ने आदि को देखा तो उसने अपने कंधे उचका दिए जैसे उसे कुछ पता ही नहीं हो। कुछ देर बाद साकेत, रवि, रोमिल, रूही, रोहन और बुआ, फूफा, राकेश जी, पुष्पा जी सभी नाचते हुए अंदर आए। उनके साथ पूरी पंजाबी बैंड भी थी। राकेश जी ने आदि को खींच लिया तो वो भी डांस करने लगा। पुष्पा जी सिया के पास आई और एक नोट की गड्डी उसके ऊपर से घुमाकर फिर आदि के ऊपर से घुमाकर बजाने वाले को दे दिया। विशाखा ने देखा तो वो भी 2 गड्डी सिया को घुमाकर दे दी और सिया के सर को चूम कर बोली, मुझे माफ़ कर दो बच्चा। सिया बोली, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ बुआ जी, तो माफ़ी कैसी। पुष्पा जी बोली, वो तो ठीक है, लेकिन आज आदि कितना हैंडसम लग रहा है ना, और एक उसके मामा को देख लो, कितना भी दौड़ ले, स्मार्ट तो छोड़ दो, मुझे तो एवरेज भी नहीं लगते हैं। विशाखा मुँह बनाते हुए बोली, अब क्या कर सकते हैं, अब सबकी किस्मत मेरी सिया और आदि की तरह होती नहीं ना। पुष्पा जी, वैसे इतने भी बुरे नहीं दिखते हैं आदि के मामू, बस सलमान खान से थोड़े से कम स्मार्ट दिखते होंगे। विशाखा जी बोली, अरे अरे बस कीजिए, नहीं तो नज़र लग जाएगी नवाब साहब को। सिया उन दोनों की बात सुनकर हंसने लगी और दोनों लोग उसे हंसता देखकर हंसने लगी। आदि मस्त होकर डांस कर रहा था, अपने साथ अमन को खींच लिया और शुरू हो गया। आज कपूर मेंशन में बस चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थी, सभी बच्चे बड़े मिलकर डांस कर रहे थे। बस सिया और सुभद्रा जी को छोड़कर बीरेन जी ने शांति जी का हाथ पकड़ा और स्टेज पर ले जाकर डांस करने लगे। आरव रागिनी के साथ डांस कर रहा था, कुछ स्टाफ के लोग भी आकर मस्त होकर डांस कर रहे थे। ऑफिस की एक कलीग आदि का हाथ पकड़कर कुछ देर डांस की। आदि ने सिया को देखा तो वो जल्दी से आकर सिया के बगल में बैठकर बोला, सिया पानी, तो सिया ने उसे जूस का ग्लास पकड़ा दिया। आदि बोला, सिया पानी दो। सिया बोली, जूस पियो चुपचाप, बहुत बोलने लगे हो, और उससे कुछ ज़्यादा चिपक कर डांस नहीं कर रहे थे। आदि जूस पीते हुए उसकी बात सुना तो उसके तरफ ही देखने लगा। सिया बोली, अब देख क्या रहे हो, अभी तक तो मगन होकर नाच रहे थे और अब मुझे तो ऐसे देख रहे हो जैसे कुछ किया ही नहीं हो। आदि बोला, अच्छा तो किसी को जलन हो रही है, अब मैं कर भी क्या सकता हूँ, जब इतने स्मार्ट बंदे को किसी की कद्र ही नहीं है तो फिर उसमें मेरी क्या गलती। उसने मुझसे डांस के लिए पूछा तो मैं ना ही नहीं कर पाया। सिया उठते हुए बोली, ठीक है तो फिर मुझसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जा उसी चुड़ैल के पास, और सुभद्रा जी के पास जाने लगी। आदि बोला, सिया सुनो तो, मेरी बात तो सुनो एक बार। आदित्य सिया के पीछे जाने लगा, तभी उसकी नज़र सामने खड़े किसी आदमी पर पड़ी जिसे देखकर वह चौंक गया। ये यहाँ कैसे? आदित्य किसे देखकर चौंका है? क्या सिया और आदित्य के जीवन में कोई और भी मुसीबत आने वाली है? क्या सिया और आदित्य की शादी हो पाएगी? क्या उनकी ज़िंदगी में अब गमों का अंत हो गया है, उनके जीवन में खुशियों की बरसात होगी, या फिर आदित्य और सिया को कुछ और भी सहना बाकी है? जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।